नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो कल ईरान और अमेरिका की पहले राउंड की बातचीत खत्म हो गई। बड़ी बड़ी बातें की गई थी। सिखा पढ़ा के नेतन्याहू ने भेजा था कि आप बैलिस्टिक मिसाइल भी खत्म करवा देना, जो सपोर्ट देता है हूथी को, हमास को, हिजबुल्लाह को, वो भी खत्म करा देना और एटॉमिक पावर तो खत्म ही करा देना। लेकिन एक खबर बीच में आई और यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से यमन के मामले में, हूथी के मामले में नेतन्याहू को किनारे कर दिया था और हूथी के साथ समझौता कर लिया था, उसी तरह से ईरान के साथ इस बातचीत में उसने इजराइल को किनारे कर दिया है, नेतन्याहू को किनारे कर दिया है और अमेरिका सीधी बातचीत कर रहा है। यह बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाकी लोग तो शामिल थे ही इसमें। विटकाफ था, कुशनर थे, ये तो मैंने आपको बताया ही था। लेकिन आखिरी टाइम पर सेंटकॉम के जो कमांडर थे वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। आप इस तस्वीर में जो रेड कलर से जिनको घेरा गया है आप देख सकते हैं, वो सेंटकॉम के कमांडर हैं। मतलब आर्मी का जो इनका अपना पूरा स्ट्रक्चर है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल हुआ। ईरान की तरफ से आप जानते हैं विदेश मंत्री अरगाची शामिल हुए थे और यह बातचीत कैसे हुई थी इसको समझना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर आप देखिए, ओमान के विदेश मंत्री दिखाई दे रहे हैं और ओमान के विदेश मंत्री के साथ हैं अरगाची यानी कि ईरान के विदेश मंत्री। इसमें आपको कहीं अमेरिका का कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। पीछे जो तस्वीर है जिसमें ओमान के अभी के जो सुल्तान हैं और इनके पहले जो सुल्तान थे, दोनों की तस्वीरें लगी हैं, उसको आप गौर से देख लीजिए। दूसरी तस्वीर जब आप देखेंगे जिसमें कुशनर है, विटकाफ है, सेंटकॉम के कमांडर हैं और साथ में कौन आपको दिखेगा, वही ओमान के विदेश मंत्री। और पीछे आपको फ्रेम वैसे ही दिखाई देगा, वही सेम तस्वीर दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है, बातचीत कैसे हुई, पहले अरगाची आए, अरगाची ने अपनी बातें रख दी कि देखिए हम इस पर तैयार हैं, इस पर समझौता कर सकते हैं और इस पर समझौता हम नहीं कर सकते। उसके बाद अरगाची उठ के दूसरे कमरे में चले गए और अमेरिका का जो रिप्रेजेंटेशन था वो आया, उसने ओमान के विदेश मंत्री से बात की और इसके बाद ये उठ के चला गया। फिर अरगाची आए और ओमान के विदेश मंत्री ने उनको बताया कि क्या क्या बात अमेरिका के साथ हुई है। तो जो ओमान का मीडिएशन है वो ये है कि ईरान ने फिलहाल अमेरिका के साथ डायरेक्ट बातचीत करने, सीधे बातचीत करने से बिल्कुल इंकार किया हुआ है कि हम सीधी बातचीत नहीं करेंगे। जो भी बातचीत होगी वो इनडायरेक्ट बातचीत होगी। ये इनडायरेक्ट बातचीत का मतलब है, आपको याद होगा कल मैं रूबियो बोल गया था लेकिन जेडी वांस का मामला था। जेडी वांस ने कहा था कि खामनेई हमारा फोन नहीं उठाते, खामनेई हमसे सीधे बात नहीं करते और खामनेई सारा फैसला लेते हैं, तो फिर बातचीत कैसे होगी। खामनेई को छोड़ दीजिए आप, अरगाची भी आपसे सीधे बात नहीं करता है। आपका ईरान के अंदर कोई दूतावास नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है, आप इजराइल के इतने करीबी हैं, इसलिए ईरान जिसको आप लगातार तबाह और बर्बाद करने की प्लानिंग करते रहते हैं, आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता कि आपसे सीधी बात करे। जब राजनयिक संबंध अगर कभी हो जाएंगे तब वो आपसे सीधी बात करेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यह बातचीत कैसे हुई। अब दूसरी बात कि यह बातचीत हुई क्या। बताया ही जा रहा है कि 2 राउंड की बातचीत कम से कम हुई है, 3 राउंड भी इस बातचीत का हो सकता है। बातचीत जब खत्म हुई तो ट्रंप ने भी कहा है कि बहुत अच्छी बातचीत हुई, ईरान निगोशिएट करना चाहता है। और अरगाची ने भी काफी खुश नजर आ रहे थे, उन्होंने भी थके हुए नजर आ रहे थे लेकिन खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने भी कहा कि बातचीत बहुत अच्छी हुई है और आगे बातचीत जारी रहेगी। कल जो बातचीत हुई है उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे तय किए गए हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी और ये मुद्दे वही हैं जो ईरान कह रहा था। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल की। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बातचीत को एटॉमिक मुद्दे पर हुई बातचीत कहा है। ईरान शुरू से कह रहा था कि हम सिर्फ एटॉमिक वाले मामले पर बात कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल के मामले पर हम कोई बात नहीं करेंगे और हमारे जो सहयोगी हैं, चाहे वो हमास है, चाहे हूथी है, हिजबुल्लाह है, कातिब हिजबुल्लाह है, इन सब पर हम किसी तरह की कोई बात करने नहीं जा रहे हैं। हम इनकी मदद बंद नहीं करेंगे, हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद करके अपने हाथ नहीं काटेंगे, हम इजराइल के चक्कर में खुद को कमजोर नहीं करेंगे। मामला सिर्फ एटॉमिक वाला है, उस पर बात हो सकती है। और ऐसा लगता है कि तमाम हील हवाले के बाद, तमाम हील
इज्जत के बाद, तमाम सारे बयानात के बाद अमेरिका इस बात पर राजी हो गया है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मुद्दे पर होगी। तो बातचीत में ईरान की पहली जीत तो यही है कि इसमें इजराइल जिन दो मुद्दों को शामिल कराना चाहता था, पहला यह कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाना बंद कर दे, मिसाइल की अपनी क्षमता कम कर ले, यानी उसके पास यह ताकत ना रह जाए कि जंग के दौरान वो इजराइल पर हमला कर सके। ये वाली शर्त अब कहीं नहीं है, इस शर्त पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान इस पर राजी नहीं था, और अगर अमेरिका भी राजी नहीं होता तो कल ही बातचीत टूट गई होती। चूंकि बातचीत नहीं टूटी है, अगले राउंड की भी बातचीत होनी है। इसका मतलब यह है कि राउंड 1 को ईरान ने जीता है, अपनी पहली शर्त लागू करा ली है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में आपसे कोई बात नहीं करेंगे, यह हमारे मुल्क की सुरक्षा का मामला है, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यह हथियार हम कहीं से खरीदते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं और हम इसको बनाते रहेंगे। दूसरा जो मामला था वो हूथी हमास वगैरह की मदद का था। इजराइल चाहता था कि अमेरिका शर्त रखे कि जो रीजनल पार्टनर्स हैं, ईरान उनकी कोई मदद नहीं करने वाला है, और अगर ईरान उनकी कोई मदद नहीं करेगा तो आप जानते हैं उनका मुकाबला करना इजराइल के लिए बेहद आसान हो जाएगा। इस शर्त पर भी साफ समझ में आ रहा है कि ईरान ने मना कर दिया है, और ईरान का साफ कहना है कि यह हमारा अपना मामला है कि हम किसको सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट ना करें। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। लेबनान के आर्मी चीफ अभी गए हुए थे अमेरिका, और अमेरिका में उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप हिजबुल्लाह को आतंकवादी मानते हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान के संदर्भ में मैं हिजबुल्लाह को आतंकवादी नहीं मानता हूं। बाहर से आपको वो आतंकवादी लगता है, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन लेबनान के लिए वो आतंकवादी नहीं है। लेबनान को उसने इजराइल के हमलों से कई बार बचाया है। तो अमेरिका इजराइल जो भी मानते रहे, लेकिन इन मुल्कों की हकीकत है कि अगर ये संगठन नहीं होते तो इन मुल्कों को इजराइल पूरी तरह से कब्जा कर चुका होता। ईरान ने बहुत साफ किया है कि वो उनकी मदद करना बंद नहीं करेगा, और ये शर्त भी बातचीत से ड्रॉप कर दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि राउंड 1 में 2-0 का मामला रहा है। ईरान 2-0 से जीता हुआ है, अपनी दोनों शर्तें उसने मनवा ली हैं, और बात सिर्फ एटॉमिक पर होगी, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि खामनेई साहब खुद कहते हैं कि ये जो एटॉमिक सारा बम का मामला है, ये पूरा का पूरा मामला एंटी इस्लामिक है, इसलिए हम उसको लागू नहीं करेंगे। वरना अभी तक एटम बम बना लेना ईरान के लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। वैसे कौन जानता हो कि अंदर अंदर बना भी लिया गया हो, किसी को नहीं पता है। जिस तरह की धमकियां आई थी शुरू में, जिस तरह की आई थी, लारियानी ने कहा था और लोगों ने कहा था, उससे तो कई बार यह लगता है कि यह भी मुमकिन है कि ईरान ने एटॉमिक बम बना लिया हो। वैसे आप सोच के देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया के पास एटम बम नहीं है, किसी और कंट्री के पास एटम बम नहीं है। ईरान के पास एटम बम ना बने, इसके लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन एटम बम है किसके पास? इजराइल के पास एटम बम है, जो उसने इल्लीगली बनाया है। इल्लीगल तरीके से उसने एटम बम बनाया है, लेकिन इजराइल से एटम बम हटाने की बात अमेरिका कभी नहीं करता है। एक बार को हम मान लें कि अमेरिका नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में एटम बम जैसी कोई चीज हो, कोई एटॉमिक वार जैसी कोई बात हो, तो उसमें सबसे आसान काम क्या है? आप जिस इजराइल के पास एटम बम है उससे ले लीजिए, उस एटम बम को आप खत्म कर दीजिए, फिर किसी और मुल्क को एटम बम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब यह क्या बात हुई कि एटम बम के दम पर इजराइल तो दादागिरी करता रहे, लेकिन किसी और मुल्क को एटम बम बनाने की इजाजत ना दी जाए। और यह वाला जो मामला है, इजराइल का जो खतरा बढ़ा है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अरब मुल्क इस बात को धीरे धीरे समझने लगे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि टर्की और इजिप्ट के बीच में बातचीत चल रही है। टर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगान हैं, वो गए हुए थे इजिप्ट, और इजिप्ट में उनकी सीधी बातचीत हुई। इजिप्ट में उनको रिसीव करने सीसी गए थे, उसके बाद उनकी सीधी बातचीत हुई। और अब यह खबर आ रही है कि इजिप्ट और टर्की के बीच में समझौता हो गया है, रक्षा समझौता हुआ है, डिफेंस की बड़ी डील हुई है, वो सिग्नेचर हुई है, तस्वीरें आई हैं इस डील की। तो यानी इजिप्ट और टर्की के बीच में डील हो गई है। तुर्की और सऊदी अरब के बीच में डील होने की पूरी संभावना है। पहले तो बात यही हो रही थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डील है उसमें ही शामिल होगा तुर्की, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब से अलग से डील करेगा। सऊदी अरब और इजिप्ट के बीच में लगातार बातचीत चल रही है।
यानी ये एक 3 मजबूत देशों का ट्रायंगल दिख रहा है, इजिप्ट का, सऊदी अरब का, टर्की का, जो आपस में डिफेंस डील कर रहे हैं कि इजराइल अगर इन तीनों में से किसी के ऊपर हमला करने की या किसी को परेशान करने की कोशिश करता है ये तीनों मिलकर जवाब दें। और आप ये समझिए कि इजराइल के लिए ये बहुत फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स होंगे, बहुत मुश्किल मुखालिफ होंगे, बहुत मुश्किल विरोधी होंगे। इनका मुकाबला करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। और जहां टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब होंगे, वहां अमेरिका के लिए मदद करना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट वाली मीटिंग के तुरंत बाद नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई अपने सीनेट की, अपने मिनिस्टर्स की, और उसमें कहा कि इजिप्ट जिस तरह से मजबूत हो रहा है वो हमारे लिए खतरनाक है। वैसे मैं अब भी आपको बता दूं कि राउंड 1 में ईरान भले जीत गया हो, लेकिन क्या जंग की संभावनाएं खत्म हो गई हैं? इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता है कि ट्रंप अभी भी प्लानिंग कर रहा हो हमले की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ही क्रेडल ने यह खबर छापी है और वो ये बताती है कि दरअसल ट्रंप अभी मूड नहीं बना पाया है कि किस तरह का हमला करना है और कितना हमला करना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कई जगह से खबरें आई थी कि इजराइल ने ही अमेरिका को मना किया कि अभी तुरंत हमला मत करो, हमला तब करो जब इतनी ताकत हो जाए कि ईरान पलट कर भी जवाब न दे सके। तो दरअसल ये भी अपने पर तौल रहे हैं कि ईरान पर हमला करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो हम पलट के पहला हमला इजराइल पे करेंगे और उसके बाद मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं सबके ऊपर हमला करेंगे। तो एक खतरा यह है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल तबाह हो जाए और ये बेसेस भी तबाह हो जाए। रीजनल वार में तब्दील होने का खतरा तो है ही, हूथी, हिजबुल्लाह, इन सबके शामिल होने का खतरा तो है ही। तो इसलिए ट्रंप अभी मूड नहीं बना पाया है कि हमला करें कि ना करें। नियत अगर समझनी हो तो आप सिर्फ इतने से समझिए कि इधर बातचीत चल रही थी और उधर ईरान के ऊपर नए सैंक्शंस लगा दिए गए 15 एंटाइटीज पे और 14 वेसल्स पे, 15 लोगों पर लगाए गए हैं और 14 जहाजों पर जो सामान लेकर जाती हैं, ईरान का तेल लेकर दूसरी जगहों पर जाती हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ आप सैंक्शन लगा रहे हो। आप समझ सकते हो कि कौन सा गुडविल बनाया जा रहा है। जब दो मुल्कों के बीच में किसी समझौते के लिए बातचीत होती है तो उस समय गुडविल क्रिएशन होता है। ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनसे दोनों देश के बीच में एक दूसरे के ऊपर भरोसा मजबूत हो। इसीलिए आप बयान अगर देखेंगे, चाहे मीटिंग से पहले का बयान हो या मीटिंग से बाद का अगर बयान देखेंगे, तो अरगाची ने बहुत क्लियर किया कि हमने अपनी आंखें खुली हुई रखी हैं और हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। यानी हम अमेरिका के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद कीजिए ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है, 8-9 महीने पुरानी बात। उस समय भी लगातार बातचीत चल रही थी और उस बातचीत के बीच में ही इजराइल ने वो हमला किया था जिसके बाद 12 रोजा जंग हुई थी। अगर ईरान ने पलटकर जवाब नहीं दिया होता, अगर इजराइल में उस तरह की तबाही नहीं मचाई होती, तो आज ईरान कई टुकड़ों में बंट गया होता या फिर ईरान तबाह हो बर्बाद हो गया होता, जो ख्वाब है अमेरिका का वाया इजराइल। और इजराइल के बारे में और क्या बताया जाए, आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं। एप्स्टीन फाइल का आपने जिक्र सुना है, जरूर सुना होगा। एप्स्टीन फाइल पर सारी दुनिया में बात हो रही है। कोई 2 साल पहले मैंने एप्स्टीन फाइल को लेकर एक वीडियो बनाया था और आपको यह बताया था कि ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि एप्स्टीन मोसाद के लिए काम करता था। अब एप्स्टीन फाइल के जो डिटेल्स आई हैं वो ये बताती हैं कि एप्स्टीन न केवल इजरायली एसोसिएशंस को, इजरायली संगठनों को पैसे दे रहा था और जबरदस्त पैसे दे रहा था, बल्कि वहां के उस समय के प्रधानमंत्री से सीधी बात कर रहा था कि वेस्ट बैंक में कैसे फलस्तीनियों को हटाकर इजरायलियों को बसाया जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में जितनी प्रॉब्लम्स हैं आज के दौर में, उन सब के लिए जिम्मेदार है अमेरिका। और दुनिया में जितनी घटिया चीजें हो रही हैं, चाहे पोर्न हो, चाहे एप्स्टीन फाइल हो और इस तरह की चीजें, ये सब किसी के दिमाग की पैदाइश हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के दिमाग की पैदाइश है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि जहां इतना जहर भरा हुआ हो, जहां इतनी शैतानियत हो, ईरान उसके ऊपर कोई भरोसा कर रहा होगा, ये कोई बेवकूफी सोच सकता है। हम सब जानते हैं कि अरगाची साहब एक ऐसे आदमी हैं, हम सब जानते हैं कि अरगाची एक ऐसे विदेश मंत्री हैं जिनका खामनेई साहब के साथ बहुत शानदार रिश्ता है। खामनेई साहब उनके ऊपर जबरदस्त भरोसा करते हैं, इसीलिए खामनेई साहब के जो
तमाम एडवाइजर्स हैं, कल उनका ट्वीट अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे बहुत तारीफ कर रहे थे अरगाची की। तो जो भी बात अरगाची कर रहे हैं बेसिकली वो खामनेई साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और खामनेई साहब कई बार कह चुके हैं कि धमकी में कोई समझौता नहीं होगा, ईरान अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और वो दिन अब हवा हुए जब हमला करके आप भाग जाते थे। अगर एक भी हमला ईरान के ऊपर हुआ तो फुल फ्लेज वार होगा और ये वार रीजनल वार होगा। अमेरिका इस बात को जानता है। शायद वो अभी इस जंग के लिए तैयार नहीं है, शायद मौके की तलाश कर रहा है, इसीलिए बातचीत का प्रोसेस चला रहा है। ये भी मुमकिन हो सकता है, आखिरी ये एक मुमकिन चीज हो सकती है कि आर्दोगान का जो एक प्रपोजल था कि ईरान में थोड़ा सा बिजनेस अमेरिका को दिया जाए, हो सकता है कि हमें ना पता हो लेकिन अंदर अंदर बात उसके ऊपर चल रही हो। और कल जब सब कुछ साफ होके आए तो ये पता चले कि चलो भाई थोड़ी सी भीख अमेरिका को ईरान ने दे दी, थोड़ा सा मार्केट दे दिया, बदले में अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस उठा लिए जिससे ईरानी इकॉनमी बेहतर हो सके। क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने अभी कहा है कि हमने जानबूझकर डॉलर की कमी की और जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिससे ईरान में महंगाई बढ़ी और ईरान की जनता सड़क पर आई। तो यह मुमकिन है कि कुछ अलग तरह का समझौता भी हमारे सामने आए। क्या हो रहा है ये तो शायद सिर्फ और सिर्फ इस समय किसी को पता है तो अरगाची को, स्टीव विटकॉफ को और ओमान के जो विदेश मंत्री हैं उनको पता है कि असल में बात क्या चल रही है। जब डिटेल सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे, तब हम उन्हें देखेंगे और उस पर बात करेंगे और इस बीच में इंतजार करेंगे कि कहीं अमेरिका फिर धोखे से हमला ना कर दे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।